सालाना माता खीर भवानी मेला आज से शुरू हो गया। हर साल यहाँ मेले के मौके पर काफी रौनक और भीड़ रहती थी, मगर रवा बरस काफी कम तादाद में अकीदतमंद यहाँ पर पहुंचे हैं। हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित माता रागनिया देवी या माता खीर भवानी की मंदिर पर हाजिरी देते थे और मुकामी मुसलमान भी इनका बेसब्री से इंतजार करते थे। मगर इस साल सूरत-ए-हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। टारगेट किलिंग्स के बाद खौफ और डर के माहौल से अकीदतमंदों की काफी कम तादाद है। जिला इंतजामिया ने मेले के सिलसिले में सिक्योरिटी समेत तमाम दीगर इंतजाम किए हैं। मैं मिलिटेंसी के बाद लगातार 30 साल यहाँ आया हूँ इस खीर भवानी के मेले पर, जबकि यहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ पर सिर्फ वो गुल मोहम्मद रहा करता था जो वही पूजा वगैरह करता था, लेकिन तब भी मैंने इससे ज़्यादा लोग देखे हैं उस मिलिटेंसी में, जबकि पीक पर मिलिटेंसी थी। उस पीक मिलिटेंसी के बाद हालात थोड़े थोड़े नॉर्मल होते रहे तो ये मेला बढ़ता रहा और इतना बढ़ गया कि पिछले साल हमने यहाँ पर 3 दिन का हवन किया। हमारा एक कार्यालय है, विजयेश्वर पंचांग कार्यालय, जो कि हम हवन वगैरह करते हैं, तो हमने 3 दिन का हवन यहाँ पर किया। तो हजारों लोगों ने यहाँ पर उसमें शिरकत की, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस साल देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले 30 सालों के बजाय आज मिलिटेंसी है। आज का माहौल यहाँ खराब है क्योंकि है ही नहीं कोई। मैंने किसी को नहीं देखा कि जो जम्मू से आया हो, यात्रा में आया हो। यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग हैं, 100-200 लोग हैं, इनमें से 150 लोग बाहर का है, 200 लोग CRP के हैं, उसके हैं। मतलब ऐसा लगता है क्योंकि माहौल खराब है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद भट्ट के पास, जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, खीर भवानी मेले का आज से आगाज हो चुका है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को बेसब्री से इसका इंतजार रहता था। इस वक्त आप वहां पर खुद मौजूद हैं, किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं? जी, यहाँ पे जो अभी हम यहाँ मेला मुनाकिद हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो संख्या जो है इस साल बहुत कम है यहाँ पे, और जो श्रद्धालु है बहुत कम तादाद में आए हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं और जो यहाँ पे मजहबी रसूमात है वो बदस्तूर जारी है, लेकिन एज कम्पेयर टू जो पिछले साल था ऐसी संख्या है नहीं यहाँ पे। जी, सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए? हालांकि लोग तो बहुत कम पहुंचे, लेकिन फिर भी एक जो खौफ था, एक डर था। सिक्योरिटी के किस तरह के बंदोबस्त किए गए और इंतजामिया की तरफ से किस तरह के दावे किए जा रहे हैं? जी, सिक्योरिटी के जो देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की लिहाज से देखा जाए तो या पुलिस के लिहाज सिक्योरिटी के बहुत माकूल इंतजाम किए गए। यहाँ पे चप्पे पे यहाँ पे सिक्योरिटी है, और जो भी यहाँ पे जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं वो मुतमईन है सिक्योरिटी के लिहाज से, जो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम रखे गए हैं। जी बिल्कुल जावेद, एक चीज़ और ये जानना चाहूंगा कि बड़ी तादाद में हर साल बताया जा रहा था कि जम्मू से जो अकीदतमंद हैं यहाँ पहुंचते थे, लेकिन इस बार जम्मू से भी काफ़ी कम तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे। हमने कल भी देखा कि कई बसें वहाँ से लगाई गई थी, कई बसें वापस हो गई, लेकिन जो बसें गई भी उसमें भी किसी में 2 आदमी, किसी में 4 आदमी, किसी में 10 आदमी गए हैं। जब इंतजामिया ये कह रही कि हमने इंतजाम पूरी तरह से किए हैं, सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त है, तो लोगों में किस तरह का डर देख रहे हैं? जी, देखिए कल जो जम्मू से जो सुबह गाड़ियाँ निकली थी वो कोई 50 की तादाद में वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ रखी थी, लेकिन उसमें से कुछ 14 गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची है, जिसमें अगर एक गाड़ी में देखा जाए तो कम से कम 10 या 15 लोग थे जो श्रद्धालु थे वो थे। और टोटल यहाँ पे जो हमको यहाँ पे डिटेल्स मिली है 226 श्रद्धालु थे, और वो शाम को यहाँ पे इवनिंग में पहुँचे। और यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है, जो ट्रेडर्स है, यहाँ पे जो PRI मेंबर्स है, उन्होंने बहुत यहाँ पे खैर मकदम किया उन्होंने। बिल्कुल जावेद, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं जो मुकामी लोग हैं, जो लोकल मुसलमान खासतौर से वो इनका इंतजार करते हैं। उनकी दुकानें वगैरह भी वहाँ पर लगती हैं। मुसलमानों के किस तरह का रद्द-ए-अमल इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार बहुत कम श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हैं? जी, यहाँ पे जो मुसलमान जो यहाँ पे जो लोकल आबादी है, यहाँ पे वो स्टॉल लगाते थे, यहाँ पे जो पूजा की सामग्री थी वो फरोख्त करते थे, और साथ साथ वो अपने पंडित भाइयों का इंतज़ार भी करते रहते थे कि मुलाकात होगी इनसे। और उनका जो अभी रद्द-ए-अमल है वो थोड़ा जज्बाती तौर पे मुतासिर हुए हैं, और उम्मीद है कि यहाँ पे जो हालात है वो ठीक हो जाए और ये जो यहाँ पे कश्मीरी पंडित से वो फिर यहाँ पे लौट आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भट्ट इस तमाम जानकारी के लिए। तो खीर भवानी मेले का आगाज़ तो हो गया, लेकिन बहुत कम तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जम्मू से भी जो बसें कल निकली उसमें भी बहुत कम तादाद श्रद्धालुओं की यहाँ पर पहुँची है। डर और खौफ के साए में इस वक्त यहाँ पर मेले का आगाज़ हो चुका है।
तो कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी, इस पर बीजेपी लीडर का किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। साहब यहाँ पे अशोक कौल जी है जो सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी के, इनके साथ हम बात करेंगे जो आज यहाँ की सिचुएशन है खीर भवानी में। तो अशोक कौल जी आपका खैर मकदम है, आप ये बताइए कि जो यहाँ पे आज संख्या बहुत कम आई है तो क्या है आपका इसके बारे में बताइए सर। अभी तो सूरज चढ़ा है, आप सूरज चढ़ते चढ़ते देखेंगे संख्या बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारे लोगों में इस स्थान के प्रति बड़ी श्रद्धा है और ये हर अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ मेला होता है और आज चूंकि विशेष मेला है, ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, ये इसमें विशेष मेला होता है। लोग अभी है यहाँ और लोग आ जाएंगे, दिन चढ़ता जाएगा, शाम तक आप देखेंगे अच्छी संख्या यहाँ लोगों की हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी संख्या यहाँ होती थी उतनी ही संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कुछ श्रद्धालु जो है उनके साथ बात की, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पिछले 12 वर्षों से ये कवर करते आ रहा हूँ। तो जो संख्या यहाँ पे हजारों की तादाद में होते थे, आपको पता होगा कि रिसेंटली जो टारगेट किलिंग्स हुई, खौफ हिरास का माहौल पैदा हुआ है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है जो वो खौफ बाहर निकालने के लिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि टारगेट किलिंग्स जो हो रही है ये हर एक की हो रही है। जो भी नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं उनकी टारगेट किलिंग हो रही है। जहां 4 कश्मीरी पंडित, 4 हिंदू, वहां 20 कश्मीरी मुसलमान भी टारगेट किलिंग उनकी भी हो रही है। उस सैफुल्लाह का क्या कसूर था जिस सैफुल्लाह के बच्ची साथ में थी और बच्ची को भी गोली लगी और वो पुलिस कांस्टेबल भी मर गया। उस ठक्कर का क्या कसूर था, वो बच्चे को छोड़ने स्कूल गया था, स्कूल से बस में जब उसको छोड़ा वापस मुड़ा तो उसको गोली चली गई। राहुल भट्ट की भी हत्या हुई है, अभी विजय कुमार जो बैंक मैनेजर था उसकी भी हत्या हुई है। टारगेट किलिंग एक साजिश, सोची समझी चाल है। इतना बड़ा विकास जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है 370 हटने के बाद, और उसके बाद ये एक नया इन्होंने एक डिजाइन शुरू किया है और ये टारगेट किलिंग का लोगों में खौफ पैदा हो। हम सरकार को, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनको ये कहते हैं कि इसको कर्ब करें, इसको खत्म करें। और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई है, ये दौर भी बहुत थोड़ा सा दौर है। बौखलाहट आई है उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, उस बौखलाहट में ये काम कर रहे हैं। ये काम भी बहुत लंबा नहीं चलेगा, लेकिन हम सबको मिलकर, वो हिंदू हो, वो यहाँ का मुसलमान हो, हम सबको इसको मिलकर सामना करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या लाहेअमल रहेगा कि लोगों के जहन से ये खौफ निकालने के लिए आगे का लाहेअमल क्या रहेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सरकारी तंत्र से इस खौफ को बाहर करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं उठाएंगे, लेकिन आप भी देख रहे हैं, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, पिछले 8-9 महीनों में कितनी बड़ी डेवलपमेंट कश्मीर में हुई है, कितना बड़ा टूरिस्ट का सीजन चल पड़ा है, हर रोज कितने बड़े टूरिस्ट यहाँ होते हैं। ये बौखलाहट है इन मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, ये बौखलाहट है। इनको लगता है ये क्या हो रहा है, इसलिए उस बौखलाहट में ये कर रहे हैं। हमको इसको सामना करना पड़ेगा और सामना करके सरकार इसको दबाए, ये हम सरकार को भी कह रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है जो 90 का दौर था उस दौर से हम निकल गए, ये बहुत मामूली सा दौर है और इस मामूली दौर से भी हम निकल जाएंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूपी से। गुस्ताखाना ट्वीट पर बीजेपी का लीडर गिरफ्तार, कानपुर पुलिस ने हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। अमन को बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस ने कहा। मुतनाज़ ट्वीट के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है, केस दर्ज कर लिया गया था जिसके बाद हर्षित की गिरफ्तारी हुई है। तो मुतनाज़ ट्वीट के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था जिसके बाद हर्षित की गिरफ्तारी हुई है। तो यूपी में गुस्ताखाना ट्वीट पर बीजेपी का लीडर गिरफ्तार हुआ है, इसने ट्वीट किया था जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था। कानपुर पुलिस ने हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। तो कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गुस्ताखाना ट्वीट पर बीजेपी का लीडर गिरफ्तार हो गया। कानपुर पुलिस ने हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था। ट्वीट के बाद इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था जिसके बाद
इसको गिरफ्तार किया गया। अमन को बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस ने ये बात कही है। मुतरादिर ट्वीट के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया जो कि विवादास्पद था, आपत्तिजनक था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया उसमें उचित धाराओं में, और उसके पश्चात उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मैंने पहले भी कहा है, क्लियर है, किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर है कि कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेगा, कोई भी माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा, किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कानपुर का, जहां समाचार नुमाइंदे संदीप सविता इस वक्त हमारे साथ जुड़े। संदीप, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी आजम, बिल्कुल जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, उसकी तस्वीर साफ हुई है। जिस तरह से पुलिस ने जैसे ही ट्वीट को लेकर शिकायत आई, जिस ट्वीट में धर्म से जुड़ी हुई विवादित टिप्पणी की गई है, उस ट्वीट पर हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले मुकदमा लिखकर गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल हर्षित श्रीवास्तव जो है युवा मोर्चा, बीजेपी युवा मोर्चा का यहाँ जिला मंत्री है, और कई पोस्ट पर भी पहले वो बीजेपी के रह चुका है, और तुरंत जो है पुलिस ने उस पर मुकदमा लिखकर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ये साफ किया, कमिश्नर ने साफ तौर से कहा है कि वो कोई भी हो, किसी धर्म का जुड़ा हो, किसी भी पक्ष का हो, या किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उस पर कार्रवाई होगी जो माहौल खराब करने का काम करेगा। जी आजम, बिल्कुल संदीप, एक चीज और जानना चाहेंगे, गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। हर्षित को गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा जो पत्थरबाजी वाला मामला था उस पर भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त ताजा स्थिति क्या है वहां पर कानपुर की? देखिए, हालात ताजा अगर बात की जाए, पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। देर रात भी जो है जो वीडियो आ रहे हैं, और पुलिस आरएएफ के साथ जाकर के पत्थरबाज जो चिन्हित किए जा रहे हैं, जैसे देर रात ही कल पता चला कि 6 लोगों की पहचान हुई है। पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। हालांकि उसमें से अभी पुलिस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि कितने लोग पकड़ लिए गए हैं उनमें से, लेकिन लगातार पहचान होती जा रही है और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। जी आजम, बिल्कुल, एक और बड़ी खबर यह है कानपुर से कि डीएम नेहा शर्मा को भी वहां से हटा दिया गया। इस ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी दे पाएंगे? जी बिल्कुल, डीएम को कल देर शाम ही जब तबादले हुए हैं उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के, तो उसमें डीएम नेहा शर्मा का भी नाम था, उन्हें कानपुर से हटा दिया गया है। उनकी जगह विशाख जी को यहाँ पर डीएम नियुक्त किया गया है, और विशाख जी यहाँ पर पहले भी डीएम रह चुके हैं। जिस तरह से जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें यहाँ से हटाया था, और उसके बाद नेहा शर्मा को लाया था इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद से अब एक बार फिर से सरकार ने नेहा शर्मा को यहाँ से हटाया है और विशाख जी को डीएम बनाया है, विशाख जी अय्यर। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अफसरशाही में बड़ा फेरबदल, 21 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए, 9 डीएम का भी हुआ है तबादला। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा भी हटाई गई, विशाख जी को जिम्मेदारी कानपुर की दी गई। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अफसरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ है, बड़ा तबादला हुआ है। 21 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, 9 डीएम का भी तबादला हुआ है। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा को भी हटाया गया है, उनका भी तबादला कर दिया गया। विशाखा जी को नई जिम्मेदारी दी गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। चीनी वीजा घोटाला मामले में कार्ति चिदम्बरम की पेशगी जमानत की दरख्वास्त पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत है। कार्ति चिदम्बरम ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए मुबैना चीनी वीजा घोटाले के सिलसिले में दर्ज मुकदमे में पेशगी जमानत की दरख्वास्त दायर की है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने मामले को संगीन करार देते हुए कार्ति चिदम्बरम की पेशगी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2001 में चीनी शहरियों को 263 वीजा जारी करने के सिलसिले में कार्ति चिदम्बरम और 3 दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुशील पांडे से, जो इस वक्त फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, जानना चाहेंगे कि कार्ति चिदम्बरम को क्या आज कुछ आसानी या कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले इनको जो है ट्रायल कोर्ट में राहत नहीं मिली थी। अब वो हाई कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है, क्या हाई कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है? जी देखिए, जब चीनी वीजा स्कैम मामले में फिलहाल कार्ति चिदम्बरम ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल फिलहाल मांगी थी। हालांकि कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। ईडी ने कहा था कि अगर इस पूरे मामले में कार्तिक चिदम्बरम को जमानत दे दी जाती है तो वो जो सबूत है उससे छेड़छाड़ कर सकते हैं, जो इस मामले में गवाह है उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहरहाल इस पूरे फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आज इस पूरे मामले में लगभग 11:30 बजे के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि इस पूरे मामले में कार्तिक चिदम्बरम की तरफ से कहा गया है कि चूंकि वो सीबीआई को इस मामले में लगातार सहयोग कर रहे हैं और जब भी ईडी ने इस पूरे मामले में उनसे क्वेश्चनिंग की है तो उन्होंने जानकारी दे दी है, लेकिन ये पूरा जो मामला है वो राजनीति से प्रेरित है, लिहाजा उनको परेशान न किया जाए। अब देखना बेहद अहम होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज जब सुनवाई करता है तो फिर ईडी की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। न केवल कार्तिक चिदम्बरम की फिलहाल एंटीसिपेटरी पर सुनवाई है, बल्कि उनके जो फिलहाल मैनेजर है या उनके बहुत करीबी है एस भास्करन, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी भी जमानत अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। तो आज दोनों व्यक्तियों की सुनवाई जो है आज वो बहुत ही क्रूशियल है और देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट से इन दोनों लोगों को राहत मिलती है या फिर नहीं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में एक दर्दनाक वाकया पेश आया है। पबजी गेम खेलने से रोकने पर नाबालिग लड़के ने अपनी ही मां का गोली मारकर कत्ल कर दिया। फौज में तैनात बाप के लाइसेंसी पिस्तौल से लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया। बेटे ने मां की लाश को 2 दिन तक घर में ही छुपाए रखा और लाश को तेजाब से जलाने की कोशिश की। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। मुलजिम लड़का सोशल मीडिया और गेम खेलने का आदी बताया जा रहा है। पुलिस ने मुलजिम बेटे को हिरासत में ले लिया है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है मौके पर
जो स्थिति क्लियर होती है वहाँ से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहाँ पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी जो पूछताछ उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे लखनऊ का, जहां हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़ रहे हैं। तारिक, लखनऊ से एक दर्दनाक खबर आ रही है, एक बच्चे ने अपनी ही वालदा को गोली मारकर हलाक कर दिया। पबजी गेम खेलने से रोकने के वजह से इसने इतना सख्त कदम उठाया है। देखिए, बहुत अजीब सा मामला है, लेकिन ये लाशऊरी तौर पर गैर संजीदा तौर पर जैसा कि बताया गया कि बच्चा नाबालिग है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में भी यही बात वाज़ेह हुई है कि बच्चा नाबालिग है। ये होता क्या है कि बचपन की जो लतें होती हैं ये आगे चल के नुकसान दे जाती है। जाहिर है कि मोबाइल का एडिक्ट था, गेम खेलता रहता था, माँ ने रोका और उसमें कोई लम्हा गुस्से का आया और उसमें बाप का जो लाइसेंस पिस्टल था उससे उसने गोली चला दी। तो देखिए, ये अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, आगे देखते हैं। हालांकि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि दो रोज कब हुई है वारदात और उसके बाद बाकायदा तौर पर उसने शुरू में इधर उधर मामले को करने की कोशिश की बच्चे ने, लेकिन बाद में 10 साल छोटी बहन भी है वहाँ पर और उसने भी गवाही दी कि हाँ ऐसा हुआ। तो देखिए, ये तो जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है इसमें कुछ चीजें सामने आती हैं जिसकी बुनियाद पर पुलिस अपना बयान जारी करती है, क्या करती है। मजीद तहकीकात अभी जारी है, अब देखना यही है। लेकिन फिलवक्त जो है मामला यही है कि ये लाशऊरी तौर पर और जाहिर है कि जज्बात में किया गया एक कत्ल है और जाहिर है कि ऐसे मामला को बहुत संजीदगी से बड़े हसास पहलू होते हैं, इससे देखना होता है। तो अब देखते यही है कि पुलिस के जिम्मेदार दूसरे अफसरान जब मुकम्मल हो जाती है क्या बयान जारी करते हैं, क्या कुछ इसका पता मजीद वाज़ेह होता है। लेकिन फिल वक्त तो आगम यही है कि ये एक लाशऊरी तौर पर कम मुमकिन है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस तमाम जानकारी के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के फैसलों का ऐलान करेगा। ये मीटिंग 6 जून को शुरू हुई थी। माहिरीन का मानना है कि मीटिंग के नतीजों के बाद लोन की दरों में मजीद इजाफा हो जाएगा, जिसका असर बराह रास्त आम लोगों पर पड़ने वाला है। इससे कबल मई में भी आरबीआई ने मीटिंग के बाद पॉलिसी रेट शुरे सूद में इजाफा कर दिया था, जिसके बाद तमाम निजी और सरकारी बैंकों ने भी लोन की दरों में इजाफा कर दिया था। तीन महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। रूस और यूक्रेन के दरमियान हमले और मज़ाहमती कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने जंग के दौरान 31,000 से ज्यादा रूसी फौजियों के हलाक करने का दावा किया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए जारी किए गए बयान में कहा कि हर रोज तकरीबन 300 रूसी फौजी हलाक हो रहे हैं। वो दिन ज़रूर आएगा जब हलाक होने वाले रूसी फौजियों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मशरक़ी दोनबास खिते में दोनों ममालिक के दरमियान घमासान जारी है। ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर पुतिन के साथ बातचीत के जरिए जंगबंदी का इशारा भी दिया है। Більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час з 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого. और बड़ी खबर तेलंगाना के हवाले से बीजेपी के कौमी आमला की मीटिंग हैदराबाद में मुनक़िद होगी। 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में मुनक़िद होगी ये मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मीटिंग में शिरकत करेंगे। टीआरएस के गढ़ में बीजेपी की दस्तक, बीजेपी की नज़र अब तेलंगाना पर। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के तौर पर इस मीटिंग को देखा जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहाँ कोरबा में हाथियों की दहशत, 22 हाथियों का झुंड पहुंचा कोरबा। बासिन जंगल में हाथियों ने डाला डेरा। महकमे जंगलात ने इलाके में कराई मुनादी, गांव वाले से होशियार रहने को कहा। हाथियों की मौजूदगी से इलाके में दहशत। राज्यसभा इंतखाबात पर सियासत जारी। राजस्थान कांग्रेस का बड़ा इल्जाम बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का शुबा। काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए लिखा खत। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लिखा खत, मामला दर्ज करके जांच का किया मुतालबा।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।